पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूक्रेन को आज़ादी मिली थी यूएसएसआर से 1991 में। तो 1991 से लेकर 2022 तक का आप अगर समय देखो, काफ़ी लंबा टाइम है अपने आप में। उसमें यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस कुछ ज़्यादा कभी खास इंप्रूव हुए नहीं। ना हमारा कोई रिमार्केबल ट्रेड है यूक्रेन के साथ, ना कभी यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी किसी इंपॉर्टेंट मोड पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में और बहुत से देश इंडिया की आलोचना कर रहे थे, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। इस वक्त रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन था उसको वीटो भी कर दिया था। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया के साथ खड़ा रहा, मगर यूक्रेन ने भारत की आलोचना करी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएन का उस वक्त का डिस्कशन है जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आप अगर नोटिस करेंगे तो फ्रांस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है काफी हद तक नबी तुली है। फ्रांस के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने यहाँ पर कंडेम, आलोचना का जो ये वर्ड है ये कहीं भी यूज नहीं किया। इन्होंने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इंडिया को साइन करना चाहिए सीटीबीटी को और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए नेगोशिएशन में। उस सब के अलावा यहाँ पर भारत की आलोचना इन्होंने नहीं करी ना। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे यूक्रेन की स्टेटमेंट, तो यूक्रेन ने ये कहा था कि यूक्रेन विच हैड वॉलंटरली एलिमिनेटेड द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जब यूएसएसआर से टूट के अलग हुआ तो इनके पास विरासत में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिनके कोड इनके पास नहीं थे बाय द वे। तो इन्होंने बाद में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये रशिया को थमा दिए थे बुदापेस्ट डिक्लेरेशन के अंडर। तो यूक्रेन कह रहा है कि देखिए हमारे पास वो न्यूक्लियर वेपन थे, हमने रशिया को वापस दे दिए और यहाँ पर इंडिया टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और इस वजह से हम कंडेम करते हैं इंडिया के इन एक्शंस को। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया के जो एक्शंस हैं ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को, इसको एंडेंजर भी करते हैं। तो यूक्रेन ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी भारत की। तो ये हमने बात कर ली पोखरान की। उसके अलावा हम आते हैं बायलैटरल बातचीत पर, रीजनल डिस्कशंस पर। तो देखो यूक्रेन के पास एक प्रपोजल आया था पाकिस्तान की तरफ से आज से कई साल पहले कि जी हम आपके T-80 जो टैंक्स हैं ये करना चाहते हैं परचेज। इंडिया ने यूक्रेन को कहा था कि ये टैंक्स पाकिस्तान को मत बेचिए। यूजुअली आप देखेंगे कोई भी देश पाकिस्तान को वेपन सेल करने की कोशिश करता है, इंडिया कहता है कि यहाँ पर कि ये वेपनरी पाकिस्तान को सेल मत करिए। एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है इंडिया में, ये लोग टेरर एक्सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में वेपन से इन आतंकवादियों को डिफेंड भी करते हैं। तो इंडिया ने देखिए यूक्रेन को समझाने की कोशिश करी कि ये डील ये लोग ना करे, मगर यूक्रेन ने इन दी एंड ये 320 जो T-80 टैंक्स हैं ये पाकिस्तान को बेच दिए थे $650 मिलियन की एक मैसिव डील के अंडर। और आज भी पाकिस्तान इन T-80 UD टैंक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं फिर भी ये तो बहुत पहले की बात हो गई ना, अब हम आज की बात कर रहे हैं, 2020 के बाद का जो ज़माना है वो ये तो खैर एक अलग एरा है ना। तो देखो रिसेंटली भी आप नोटिस करेंगे यूक्रेन ने फिर से एक $85 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, जिसके अंडर यूक्रेन अपग्रेड करेगा इन आर्मी टैंक्स को। जी हाँ, जो ये T-80 आर्मी टैंक्स हैं इनको अपग्रेडेशन मिलेगी यूक्रेन से। अगेन चाहे ट्रेड का मामला हो, वेपन एक्सपोर्ट का मामला हो, यूक्रेन ने आप नोटिस करेंगे इंडिया को नुकसान ही पहुंचाया है इन द लॉन्ग रन। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव लॉस पहुंचाया है। पाकिस्तान को वेपन स्वीडन भी सेल करता है और कंट्रीज भी सेल करती है। हमारी कोई यूक्रेन के साथ दुश्मनी नहीं है इस वजह से, मगर डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खास दोस्ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ये तो हमने बात कर ली इंडिया यूक्रेन की इक्वेशन की। फिर हम अगर आए इंडिया रशिया की इक्वेशन के बारे में बात करें तो देखिए रशिया आज भी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, क्योंकि रशिया एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया ने रिसेंटली कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर भारत का समर्थन किया था। उसके अलावा भूलिएगा मत कि 70% जो हमारे वेपन्स हैं ये आज भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उसके लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी आलोचना। तो बेसिकली दिस इज इट। और इंडिया का जो पोजीशन है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया को पोजीशन क्यों नहीं ले रहा, ये रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। भाई देख, किसने बोला है कि इंडिया को पोजीशन नहीं लेना है? 2% के पॉलिटिशियन जिनका कोई फ्यूचर नहीं है कैबिनेट में, 2% के थिंक टैंकर जिनका उधर, और यूक्रेन ने वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसमें भी पोजीशन किया था हमारा। और 2% के थिंक टैंकर चुसवाऊ लोग जिनका चूसने से ही उनको काम मिलेगा डीसी में, यही लोग बोल रहे हैं ना। देखो मेरे पास एक वो थिंक टैंकर चुतिया है, मेरे सामने 5 साल पहले एक ट्रैक 2 चला था,
उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अब मैं नाम नहीं रिचर्ड लूंगा, हास, जो भी है, उसके सामने उसने ये पॉइंट रेज किया था, उसके सामने गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला था भाई देख, हमारा ये जो है इंडियन ओशन से है, पैसिफिक ओशन से है, और वो भी चीन के बारे में है। ये रूस फूस की बात हमारे से मत कर, रूस पे अगर तू बात करेगा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और उसने बोला भी था, तुम जो वैल्यूज की बात कर रहे हो, कम से कम पहले अपने आईने में तो खुद का तो शक्ल देखो तुम। ये या तो वो भूल गया है क्योंकि उसकी चड्डी उतारी गई थी, या तो फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत होता है। बट हाउ डू यू सी द सिचुएशन? अच्छा स्टैंड लिया है इंडिया ने? इंडिया ने बिल्कुल सही, जो करना था बिल्कुल सही किया है, ठीक। ये हमारा झगड़ा नहीं है बॉस। और ये यू नो दिस इज लाइक चूजिंग बिटवीन पॉट कॉलिंग, क्या पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक को हिंदी में क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो एनीवे, तो इंडिया ने बिल्कुल सही किया। और देखो, यूक्रेन ने हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें की है। अभी भी अगर आप देखोगे, यूक्रेन के एम्बेसडर ने अभी थोड़ी देर पहले, आज सुबह ही बोला है, जैसे वार्तालाप की है उसने इंडियन एम्बेसडर के साथ, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, इनको हम हॉस्टेज को क्या कहते हैं, बंदी रख रहे हैं एक किस्म से, कि अगर आप नहीं करोगे शायद वो, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अपहरण हो रहा है बेशक, अपहरण किया गया है उनका, ठीक है ना, अनऑफिशियली। इसीलिए आप जाके देख लो, मेरे टाइमलाइन पे, ट्विटर टाइमलाइन पे, वो बोल रहा है, अंग्रेजी में धमकी दे रहा है। यही यूक्रेन ने हमारे खिलाफ भी स्टेटमेंट जारी की थी। उस टाइम वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था, पर उसने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट जारी की थी जब हमने टेस्ट किया था। हाँ, 1998 में जब वाजपेयी जी ने ये किया था, न्यूक्लियर परमाणु टेस्ट किया था। फिर क्या हुआ, यूक्रेन ने पाकिस्तान को, रूस ने लीथल वेपनरी नहीं बेची है पाकिस्तान को, हेलीकॉप्टर बेचा है, इंजन बेचा है। इन्होंने तो 320 टैंक ही बेचे थे पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहे हैं, अरे अब हमारा मदद करो, जाते बाण में ये इस वक्त जो इंडिया का मसला है, इंडिया जो जाहिर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्यों नहीं रूस की मजम्मत कर सकता। हालांकि इनडायरेक्टली उसने थोड़ी सी की, कि ये कहना कि जी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो है नॉर्म्स का ख्याल रखा जाना चाहिए, तो दैट मीन्स कि रूस को इस तरह का एग्रेशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बहुत ही एक ले बैक किस्म की, एक समझ लें कि वो चीज़ हो गई। लेकिन जाहिर है कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है, वो मैंने पहले भी कहा था इसी प्रोग्राम में, कि वो कोई इकोनॉमिक नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक है रूस के साथ। रूस से इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला लिया हुआ है, और असला आप जब किसी मुल्क से लेते हैं तो उसको एकदम आप वो नहीं कर सकते, चूँकि असला चीज़ एक ऐसी है कि इसको फिर स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी नो हो उसकी कई ज़रूरतें होती हैं जो आपने पहले ही पैसे दे के ख़रीद लिया। अब ये वार्ड का तो नहीं है ना कि कनाडा ने अपने शेल्फों से उठा लिया, हालांकि इन्होंने पहले पेमेंट की हुई थी। पेमेंट करने के बाद वार्ड का उठाने वाली पॉलिसी मेरी समझ में नहीं आई, या पेमेंट ना होती तो रूस को नुकसान पहुंचने, ये जस्ट एक सिंबॉलिक हो गया, चलें वार्ड का उठा लिया। अब आप रूसी टैंक जो है इंडिया के पास, मीजल्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, ये S-400 की जो बात चल रही है, ये चीज़ें तो एकदम आगे पीछे नहीं हो सकती ना, इसके लिए कहीं डेकेड चाहिए। जब आप डिपेंड करते हैं स्ट्रेटेजिकली एक पावर पे और आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं,